स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके मैथ्स के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज की। आज हम मैथ्स के जो है पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज करेंगे। मैथ्स में आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 30 में आपके कंसेप्ट वाले प्रश्न रहेंगे और पेडागोजी के भी प्रश्न रहेंगे। तो सभी लोगों को रफ पेन लेके बैठना है और पीवाईक्यू सीरीज को सॉल्व करना है जो आपके टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। आइए देखते हैं किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यह आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न दिया गया है। अंडर रूट घन अंडर रूट 729 प्लस घन अंडर रूट 5832, इसकी दोनों को वैल्यू जोड़ना। देखिए घन में पूछा गया है और घन के लिए क्या होता है सभी लोग बताइए। देखिए 729 का मतलब होता है 9 गुणे 9 रूट के अंदर इतना आएगा। घनमूल हम निकालेंगे तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 9 निकल के आएगा। यानी 9 की घात कितना है, 3 है, अंडर रूट के अंदर है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो 9 निकल के आएगा। उसी प्रकार रूट के अंदर जो 5832 इसका गुणनखंड कर लेंगे। इसका गुणनखंड आएगा 18। 18 गुणे 18 करेंगे अर्थात रूट के अंदर 18 की पावर 3 तो निकलेगा तो बचेगा 18 है। तो 9 और 18 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कह रहा है 9 धन 18 बराबर अंडर रूट क्या आएगा। अब रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 27 करिए। 27 बार अंडर रूट हटाना, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, रूट हट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क। तो 27 का अगर वर्ग करते हैं बराबर अंडर रूट, कोष्टक इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो 27 का वर्ग बराबर क्या बचेगा हमारा, केवल क्वेश्चन मार्क बस। ठीक है, तो 27 का वर्ग कितना आता है, 27 का वर्ग आता है 729। 729 वाला नहीं कि जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। यानी आपके प्रश्न पर ही उत्तर है, वही हमारा उत्तर भी आ रहा है, वही संख्या आ रही है। सभी लोग समझ गए। अब चलते देखते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ, इसको भी हल सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि 18 गुणे 45 ऋण 36 गुणे 27 धन 18 गुणे 2 की पावर 2 की बराबर इसकी वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही सिंपल से बात है। पहला पद करना क्या है, 18 गुणे 45 पहला पद निकालिए। 18 गुणे 45 करेंगे 810 आएगा। फिर 36 गुणे 27 करिए तो माइनस 36 गुणे 27 करिए, सभी लोग 972 आएगा। फिर 18 गुणे 2 का वर्ग अर्थात 18 गुणे 4, 18 गुणे 4 करेंगे तो बराबर कितने आएगा, 72 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे प्लस 72 कर देंगे। बस इसको आपको जोड़ लेना है, 810 माइनस 972 प्लस 72 तो कितना, तो माइनस का 90 आएगा क्योंकि माइनस का 972 है, 810 और ये कितना हो जाएगा 72 10 82, 882 और 972 कितना आएगा, माइनस का 90 आ गया ना। यानी जो सी ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल सही होगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी जिसमें आपके मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर करेंगे टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स सभी सब्जेक्ट के पाई। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है, पूछा जाता है कि अभिनव 10 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अभिनव कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। अब बताना कितने वर्ष बाद उसकी आयु जो है वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। आयु से प्रश्न आता है तो वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है। 4 गुनी हो जाती तो 10 गुणे 4 करेंगे तो 40 वर्ष हो जाएगी। अब आवश्यक वर्ष क्या है, आवश्यक मतलब 40 माइनस 10 कर लेना और कुछ नहीं करना। 40 माइनस 10 करेंगे 30 वर्ष आ जाएगा, 30 वर्ष ही आ जाएगी। अभिनव 10 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद उसकी वायु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो 30 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही होगा। बहुत ही सिंपल सा जवाब बिल्कुल मिल गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% कम हो जाती है, मूल क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत होगी। चौड़ाई कितने प्रतिशत तक बढ़ानी होगी, सभी लोग बताइए। देखिए प्रतिशत का वृद्धि का सूत्र क्या होता है,
इसके लिए फार्मूला होता है R बटे 100 माइनस आर गुणे 100%। ये फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि का, जहाँ R हमारा दिया गया 20%। तो वृद्धि बराबर क्या निकालेंगे, 20 बटे, सभी लोग निकालिए, वृद्धि बराबर हो जाएगा 20 बटे 100 माइनस 20 गुणे 100। तो 20 बटे 80 कहलाया, यानी 2 बटे 8 गुणे 100 बराबर 25%, यानी जो सी ऑप्शन कह रहा हो सही हो जाए। फार्मूला हमारा निकालना है। फार्मूला प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है R बटे 100 माइनस आर गुणे 100। ये क्या होता है, ये प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है, वृद्धि प्रतिशत में निकालना होता है। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा अगला प्रश्न है, हल करना है। 3 की पावर y प्लस 1 माइनस 3 की पावर y प्लस 5 बराबर 4 इंटू 5 y की पावर 5 की पावर y माइनस 2 माइनस 5 की पावर y प्लस 3। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, यहाँ पे y बराबर 0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए y बराबर 0 रखने पर तो 3 की पावर y प्लस 0 यानी 0 धन 1 आ जाएगा। तो 0 धन 1 का वैल्यू कितनी होगी, 1 ही कहलाएगी। फिर 3y धन 5, 3 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 की पावर 5 आ जाएगा, बराबर 4 इंटू y की पावर 0 रखना है ना, तो 0 माइनस 2 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले RHS, पहले एक साइड का सॉल्व करते हैं, तब वैल्यू अच्छी निकल आएगी। दोनों साइड का कर लेते हैं, चलिए दोनों साइड कर लेते हैं। तो 5 की पावर 0 माइनस 2 माइनस 5 की पावर 0 प्लस 3, दोनों बच्चों को साथ कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस 3 की पावर 5, तो 3 माइनस 3 पचे 3 तिकाई 9 27, 27 पंचे 243, 203 माइनस 243 मतलब माइनस का 240 आएगा, इसकी वैल्यू माइनस 240 इसकी आ गई। अब हमें निकालना है 5 की पावर 0 माइनस 2 माइनस 5 की पावर 0 प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालिए। 4 गुणे 1/25 ऋण 125 बराबर 4 गुणे 1 ऋण 31/25/25, यानी वैल्यू क्या आ गई, 4 गुणे माइनस 3124/25। इस समीकरण को चर मान शून्य की स्थिति में संतुष्ट माना जाता है। अगर चर मान आता है शून्य की स्थिति माना जाएगा, तो ये यहाँ पे हमारा शून्य आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या माना जाता है, समीकरण को चर मान शून्य की स्थिति में संतुष्ट माना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपके टेट एग्जाम में बीजगणित से प्रश्न है। बीजगणित की सर्व समीकरण दी गई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 8 ऋण 3 इंटू 8 प्लस 3 बटे का 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 से कट गया, 8 प्लस 3 यानी 8 3 11, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा। अगला, यदि 10/7 बराबर 7/12 दशमलव कितनी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए जहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लीजिए, मतलब 10 हमारा 7 दिया गया है बराबर 7/12x मान लीजिए। तिर्यक गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो 12x बराबर क्या आ जाएगा, 7 7 49, 12x धंधा 120x आएगा और 49 आ जाएगा। तो 120x बराबर 7 7 49, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 49/120, मतलब 4/25। 4/25 किस में दिया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्गमूल का प्रश्न पूछा गया था। वर्गमूल का प्रश्न है कि वर्गमूल निकालना है, 0.0841 का वर्गमूल किसके बराबर होगा। तो ये सभी लोगों को पता होगा, 841 का वर्गमूल कितना होता है, 29 के बराबर होता है।
ठीक है। 841 का वर्गमूल 29 होता है। दशमलव के बाद 4 अंक हैं, अतः वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, अर्थात 0.29। 0.29 किस में दिया गया है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बहुत ही प्यारा सा अगला प्रश्न। ABCD एक समान चतुर्भुज है जिसमें कोण DAB 30 डिग्री है, BC 20 सेंटीमीटर है, AB 20 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है A गुणे B गुणे साइन थीटा, यानी कि 20 गुणे साइन 30। 20 गुणे 20 कितना आ गया? 400 आ गया। और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कितना होगा? 400 गुणे 1/2 करिए, बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर। किस में दिया गया है? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। अगला कह रहा है, अगला प्रश्न भी है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखना समझना है। त्रिभुज के एक कोण का माप 60 डिग्री है और अन्य दो कोणों का अनुपात 3:1 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं आप, कंपलसरी। शेष दो कोणों का योग 180, भाई 60 दिया गया है एक कोण, तो दो कोणों का कितना मानेगा? 180 में 60 घटेंगे तो बचा 120। दो कोणों की वैल्यू 120 आ गई और एक का तो 60 ऑलरेडी दिया गया है, तो अनुपात कितना आ गया? 3x अनुपाते 1x बराबर 120। तो 4x बराबर 120 आया, दोनों को जोड़ देंगे तो 4x बराबर 120 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो बड़ा कोण मतलब 3x, अर्थात 3 गुणे 60 अर्थात 90। तो बड़ा कोण क्या आ जाएगा? 90 आ गया। एक कोण 60 का है, एक कोण 90 का है, कितना हुआ? 150। तो अगला होगा 30 का। तो 30 तो निकला था ना, इससे हमारी वैल्यू पता चल जाती है। तीनों कोणों, हमारे सारे कोणों का वैल्यू पता चल गई। यदि z बराबर 4 हो तो 2 - 3 कोष्टक के अंदर 7 धन z का मान निकालिए। z की वैल्यू 4 है, तो z बराबर 4 रख दीजिए भैया। 2 ऋण 3 7 धन 4, पहले कोष्टक को तोड़िए। 7 4 11, 11 तई 33 और 33 में 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 31। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक लाइन एक में उत्तर सॉल्व हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। हरीश ने 18:40 मतलब 6:40 अपनी यात्रा शुरू की PM में, शाम को 22:20 यानी रात को 10:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरे करने में लिया गया समय निकालिए। भाई शाम को 18:40 में बेचारा बैठता है, 22:20 - 18:40 कर दीजिए। तो 40 यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो 22:20 है इसको 21 करके और 60 जोड़ देंगे, तो 60 20 क्या आ जाएगा? यहाँ पे 80 आ जाएगा। मिनट को बढ़ा देंगे और यहाँ पे 18:40 कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया ना 0 4 11 में 8 गया 3, यानी 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। माँ ने लड्डू बनाए और मेहमानों और परिवार के सदस्यों को कुछ लड्डू दिए। अभी भी 7 लड्डू बाकी हैं। अभी भी 7 लड्डू जो बाकी है, यदि माँ द्वारा दिए गए लड्डू की संख्या L है तो उसे कितने लड्डू बनाए? इस प्रकार के प्रश्न समझ लें। कुल लड्डू बराबर बांटे गए लड्डू धन शेष लड्डू, तो L धन 7 आ जाएगा सीधे, डायरेक्टली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन को एक बिल्कुल आंख बंद करके आंसर कर लीजिए आप लोग। यदि z बराबर 12 है तो z क्यूब -5 z स्क्वायर -14 की वैल्यू कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना है, z का क्यूब है यानी 12 का क्यूब कर दीजिए, -5 z का वर्ग है यानी 12 का वर्ग कर दीजिए, -14 कर दीजिए, बस इसका सलूशन निकाल लीजिए। 12 क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। कितना? 1728 माइनस 12 का वर्ग -14 कर दीजिए। 12 का वर्ग 144 में 14 घटाएंगे 130 आएगा। तो 130 को 5 से गुणा करेंगे
तो 650 आ जाएगा। तो 1728 में 650 को घटा देंगे, 1078 आ जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न, बिल्कुल कोई ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। ₹2.80 का 40 पैसे से अनुपात निकालना। सिंपल सी बात है, पैसे में कन्वर्ट, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिए। कैसे? इसको 280 पैसे कर दीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपये में 200 पैसे, 80 280 पैसे बटे 40 कर दीजिए। 0 कट गया, 28 बटे 4 आ गया, फिर 2 से काट दीजिए 14, 2 आ गया, फिर आ गया 7, 7:1 आएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किस गणित मूल से मेल खाता है? तो हागवेन के अनुसार देखा जाए गणित सभ्यता का दर्पण है, तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक रूप से हो जाए। कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक वाला सही हो जाएगा। क्या सही दिया गया है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि ये वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, और रिपीट होना मतलब आपसे बनना चाहिए। सांस्कृतिक मतलब किसी गणित किसी भी समाज, उसकी संस्कृति का मुख्य भाग होता है, और हमारी संस्कृति और प्रगति उसके विकास छोटे हो। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप सभी लोग तैयार हैं प्रश्नों को देखने के लिए, समझने के लिए? अगला प्रश्न प्यारा प्रश्न कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो ये तो जानते हो कि गणित की प्रकृति हमारी तार्किक होती है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। पेडागॉजी के बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत अच्छा प्रश्न है तो जवाब भी बहुत अच्छा मिल जाता है। कह रहा पैटर्न की पहचान और उनका पूरा होना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों अनिवार्य हिस्सा है? क्योंकि हम जानते हैं छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। क्या करता है? छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और उन्हें संख्याओं और संचालन में गुणों को समझने में मदद करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। यदि स्टार का अर्थ गुणा, हैच का अर्थ माइनस, @ का अर्थ भाग और डॉलर का अर्थ प्लस हो, तो इसकी वैल्यू निकालिए। बस वही चीज़ है जैसे पिछली बार हमने किया था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यंजक हमारा बन जाएगा 25, हैच की जगह माइनस करना है तो 25 - 5, डॉलर की जगह +2 प्लस करना है तो 2 आ गया, बराबर 20 - 2, 25 - 5 +2 करना है, कितना नहीं, +2 अभी नहीं होगा, 25 - 5 हुआ, फिर डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दिया हमने, फिर 3 स्टार का अर्थ गुणा है तो 3 × 4, तो 3 × 4, फिर @ का अर्थ है भाग, भाग 6 कर देना। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग 4/6 पहले करेंगे तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसको काटेंगे 2/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2। 25 में 5 गया 20 आएगा, 20 तो 22 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि गुणा का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ जोड़ हो तो कौन सा सही होगा? देखिए वैल्यू दीजिए, 6 लिखिए, प्लस का अर्थ गुणा तो गुणा कर दीजिए 3, गुणा का अर्थ घटाना तो 3 ऋण 1 कर दीजिए, और भाग का अर्थ कहीं कुछ दिया है? नहीं, भाग का अर्थ कुछ नहीं दिया है, भाग का अर्थ नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? भागे 5 दिया है तो हम क्या करेंगे? समझिए, सभी लोग बताइए। भाग और गुणा की वैल्यू जो होती है 6 × 3 - 1, भागे 5 दिया गया है, भागे 5 कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे 1 आना चाहिए, गलत दिया गया है।
भागे 1 होगा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो भागे 1 हो जाएगा तो एक वही वैल्यू रहेगी, तो 6 × 2 हो जाएगा, 6 × 2 मतलब 12 आ जाएगा, 12 था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 की जगह 1, ठीक है, ये याद रखना है। कभी कभी थोड़ी सी ये गलतियाँ हो जाती हैं जिसका आंसर भी बदल जाता है। यदि एक बच्चे ने वातावरण के साथ औचित्य बनाना सीख लिया है तो एक शिक्षक रूप में उस बच्चे के बारे में आपकी क्या राय होगी? तो वह बच्चा कहने के उसके वातावरण का अच्छा ज्ञान ना होना कहलाएगा। औचित्य बनाना सीख लिया है इसलिए। इसके बाद देखते हैं कि तुलनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बिंदु क्या होते हैं? उद्देश्य, परीक्षण, सामान्यीकरण स्तर सभी होते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। इसके बाद गेने की सीखने के पदानुक्रमित संरचना का उच्चतम चरण कौन सा है? गेने का उच्चतम चरण होता है अवधारणा अधिगम होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 राशि 8:9 के समानुपाती है, यदि पहली राशि 200 है तो दूसरी राशि निकालिए। यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम नहीं, 8 इकाई बराबर 200 है, मान लीजिए 8 यूनिट बराबर 8 इकाई बराबर 200 है, तो 1 इकाई बराबर 200/8 निकलेगा, अर्थात 25 आ गए। 1 इकाई की वैल्यू 25 आ गई, तो 9 इकाई की वैल्यू कितनी जाएगी? 25 × 9 कर लीजिए, अर्थात 225 आ जाएगा। एक का मान 200 है, दूसरे का 225 आ जाएगा, और 200 अनुपाते 225 करेंगे, आपके काटेंगे 8:9 ही आएगा। सभी लोग समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है विद्यार्थी बालक बालिका की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कक्षा में शिक्षक खालिस्तान गतिविधियों का आयोजन करता है। कक्षा में शिक्षक किन गतिविधियों का आयोजन करता है? अधिगम और शिक्षण का आयोजन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि गणित को स्कूली पाठ्यक्रम में रखने का क्या कारण नहीं है? किस कारण से नहीं रख रहे हैं? तो गणित के शिक्षण के लिए महंगे शिक्षण आधारित जो विधियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा जाए। गणित सभी विज्ञानों का आधार है, बिल्कुल सही बात है। गणित के तार्किक रवैया उत्पन्न किया, बिल्कुल सही बात। गणित की परिभाषा सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है। लेकिन गणित के शिक्षण के लिए महंगे शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारा कारण नहीं होगा। अगला कि कौन सा जो संगठन है जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है? वह संस्था है NCTE। और आपका अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत किसने किया है? तो 3 परिवार। आधुनिक शिक्षण मॉडल में वर्गीकृत किए गए 3 परिवारों में वर्गीकृत किया गया। कई बार रिपीट होता है प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखना है कि आधुनिक शिक्षण मॉडल को वर्गीकृत 3 परिवार में किया गया। प्रश्न आ गया कि 3 परिवार ये है कौन कौन? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सूचना प्रसंस्करण परिवार, व्यक्तिगत परिवार और सामाजिक अंतःक्रिया का परिवार। शिक्षण मॉडलों के अकॉर्डिंग सूचना प्रसंस्करण, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तिगत और व्यवहार संशोधन, टोटल 4 परिवार है दोस्तों, 3 नहीं होंगे, 4 है। कौन सा? सूचना प्रसंस्करण, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तिगत और व्यवहार संशोधन, 4 हो जाएंगे यहाँ पे। और अगला प्रश्न है ए और बी एक साथ मिलकर 35 दिनों में काम का एक भाग पूरा करते हैं। जब ए अकेला 60 दिनों में एक काम को पूरा करता है तो उसी काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न। ए बी दोनों मिला के, अर्थात ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में 1/35 भाग काम करते हैं। तो ए का एक दिन में 1/60 भाग, कि 60 दिन होगा। बी का उसी दिन निकाल लेंगे, बी का एक दिन में 1/35 माइनस 1/60 बराबर 1/84 आएगा। तो बी अकेला पूरे उसी दिन कितने दिन में कर लेगा? 84 दिनों में कर लेगा। ये रहे मैथ का हमने सॉल्व PYQ टेस्ट कर लिया। आई होप सभी लोग समझे होंगे बेहतर तरीके से। सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिए, सभी PYQ टेस्ट अटेंड कीजिए, सारे सब्जेक्ट को बेहतर बनाइए।